हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस मॉड्यूल के लास्ट चैप्टर के वीडियो में। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। रेशियो एनालिसिस जो है जनरली एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिससे हम कंपनी के बारे में, कंपनी के लिक्विडिटी के बारे में, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बेहतर समझ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनीज जो है वो टाइम टू टाइम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट हो गया और इनकम स्टेटमेंट उसे जनरली पब्लिश करती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिगर्स होते हैं वहां पे। सेल्स के फिगर्स होते हैं, नेट प्रॉफिट के होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के होते हैं, एक्सपेंसेस के होते हैं। बहुत तरह के एक्सपेंसेस, बहुत तरह के डेटास जो है वह मेंशन रहते हैं, क्योंकि कंपनीज के डेटा जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड ओवर द इयर्स आपको कंपनी के बारे में अगर कुछ एक समराइज्ड वर्जन निकालना हो कंपनी के बारे में, तो आप एवरी डेटा को इंडिविजुअली स्टडी करने के बजाय आप उनका रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशंस को और फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर जान पाएंगे। और रेशियो एनालिसिस के होने की वजह से आप एक ही इंडस्ट्री में दो अलग अलग कंपनीज को या दो से ज्यादा कंपनीज को मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपनी के खुद के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेशियो एनालिसिस में कितने तरह के कैलकुलेशंस है। रेशियो एनालिसिस जनरली एक तरह का फंडामेंटल एनालिसिस है अबाउट द कंपनीज। जनरली कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो थ्री ब्रॉड कैटेगरीज या ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद आते हैं लिवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, और उसके बाद आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 10 का पार्ट 1, यहाँ पे हम तरह तरह के लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में समझेंगे। सबसे पहला लिक्विड रेशियो जो हो गया वो होते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो जनरली ये मेजर करते हैं कि कंपनी की खुद की क्या एबिलिटी है ताकि वो अपने करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सके। जनरली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो करंट रेशियो में करंट जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है उसको मीट करने के लिए कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट्स होने चाहिए, जिससे कि वो उन करंट एसेट्स को जल्दी से सेल करके, फंड रेस करके वो करंट लाइबिलिटीज को अपना पे ऑफ कर सके। ये करंट रेशियो जो है जब भी ग्रेटर, अगर हायर होता है करंट रेशियो, इसका मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है वो बहुत अच्छी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। इस केस में सपोज कंपनी की करंट लाइबिलिटीज अगर 500 रुपीज है, और अगर आप एज अ शेयर होल्डर या एज अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि कंपनी में अगर लाइबिलिटी 600 रुपए, अगर 500 रुपए की है, तो क्या कंपनी के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है जिससे कि वो इस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट कर सके। तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो 500 रुपीज है, वेर एज करेंट एसेट्स जो है वो 600 रुपीज है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कंपनी जो है अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट कर सकती है। यही दूसरे केस में अगर करंट लाइबिलिटीज जो है 500 है और कंपनी की करंट एसेट्स जो है मात्र 300 रुपए है, तो इससे एक नेगेटिव व्यू मिलता है कंपनी के बारे में कि कंपनी उतनी सॉल्वेंट नहीं है अपने इमीडिएट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। और ये जो डेफिशिएट हुआ है 200 रुपए का, इस 200 रुपए को रिकवर करने के लिए कंपनी को अपने दूसरे एसेट्स को सेल करना पड़ सकता है। तो ये करंट रेशियो अगर ज्यादा होता है तो ये एक बेहतर पिक्चर दिखाता है कंपनी के बारे में कि ये अपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मीट करने के लिए काबिल है। वहीं पे एसेट लिक्विड रेशियो का एक और पार्ट होता है जो है एसेट टेस्ट रेशियो। ये जनरली मेजर करते हैं कि फर्म की एबिलिटी क्या है अपने एसेट्स को तुरंत कैश में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो अपने करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सके।
जनरली 1:1 के रेशियो जो है सेटिस्फैक्ट्री कंसिडर किया जाता है। अब एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी होती है, वेरएज इस केस में हम देख रहे हैं करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स है डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज एज इट इज है। तो इस रेशो से भी हम लोग ये पता लगाते हैं कि कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए उनके पास कौन सी एसेट्स है वो जो जल्दी वो मार्केट में सेल करके वो फंड्स कैश में कन्वर्ट कर सके और अपने लाइबिलिटी को पे कर सके। क्विक एसेट को निकालने के लिए प्रीवियस एग्जांपल के करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि कंपनी के पास जो स्टॉक है, जो माल गोडाउन में रहते हैं, वो जरूरी नहीं है हर दिन एक ही लेवल पे सेल हो, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में सेल हो सकता है, या कोई दिन ऐसा भी जा सकता है कि इन्वेंट्री बिकी ही नहीं हो। तो उस केस में क्या होता है, इन्वेंट्रीज जो होते हैं वो क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्विक एसेट में करंट एसेट से हम लोग इन्वेंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेट फिगर मिलता है कि कंपनीज कितनी जल्दी अपने करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सकती है। उसके बाद हम समझेंगे टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो जनरली ये मेजर करते हैं कि कितनी जल्दी करंट एसेट्स जो है कैश में कन्वर्ट कर पा रही है कंपनी, और कितनी बेहतर तरीके से कंपनीज अपने एसेट्स को यूज कर पा रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर टेल्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हायर द रेशियो मोर द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे बेसिकली हम ये समझते हैं कि कंपनी एक साल में कितना गुड्स जो है वो सेल कर पा रही है, और कितने गुड्स या इन्वेंट्री कंपनी के पास ऑन एन एवरेज वो होल्ड करती है। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए कंपनी की सेल्स से माइनस अगर प्रॉफिट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। और एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है कि कोई भी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में एक क्लोजिंग बैलेंस होता है इन्वेंट्री की, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होती है तब एक ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। तो उस केस में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्री है डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हैं तो हमें एवरेज इन्वेंट्री निकलती है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अगर हम एवरेज इन्वेंट्री अगर हम डिडक्ट करते हैं तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिलता है। सेकेंड रेशियो होते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। This ratio shows how many times account receivable या debtors turn over during the year. Higher the debtors turnover, the greater the efficiency of credit management. Debtors turnover ratio का फॉर्मूला होता है net credit sales divided by average account receivables. Debtors turnover ratio एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये एक कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी समझने के लिए। नेट क्रेडिट सेल्स वो होता है जहां पे ये देखा जाता है कि कंपनी उधार में कितना सामान दे रही है, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब होते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनसे कंपनी को पैसे मिलने बाकी है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, सपोज 2 जन है ए एंड बी। ए का क्रेडिट सेल्स जो वो करते हैं एक साल में वो 100 है, और उनके जो अकाउंट रिसीवेबल है वो भी 100 है। इसका मतलब वो उधारी में जो सामान दे रहे हैं वो 100 रुपए है, और जितने लोगों से उन्हें पैसा मिलना बाकी है वो भी 100 है। तो इस केस में जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो होगा वो 1 आएगा। वहीं पे बी जो है, जो उधारी में सामान जो दे रहे हैं वो 100 रुपए की है, और उनके पैसे जो मिलने बाकी है अभी, जो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स है वो है 20 रुपीज। तो यहाँ पे जब 100 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 5 आएगा। इन दोनों ही केस में बी के केस में डेटर्स टर्नओवर ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि
बी जो है वो उधार में सामान तो बेच रहे हैं, बट उसके डेटर्स जो है वो टाइमली पैसा भी दे रहे हैं। तो इस रेशो से ये समझ आता है कि कंपनी जो है अपने डेटर्स को, अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करती है। अब आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये जनरली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डेज वर्थ क्रेडिट सेल्स दैट इज लॉक्ड इन डेटर्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। मतलब कंपनी के ऑन एन एवरेज डेटर्स कितने हैं जिनसे उन्हें पैसे मिलने बाकी है, और एवरेज में डेली के कितने सेल्स हैं जो वो क्रेडिट में करते हैं। अब इसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड्स एंड अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो है, प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हम लोगों ने देखा था, एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, वो है 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर। अब इन्वेंट्री और डेटर्स के बाद अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो में। ये जनरली मेजर करते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो से हमें जनरली ये समझ आता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है उसके अगेंस्ट कंपनी कितना सेल्स कर पा रही है। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट्स वो फिक्स्ड एसेट्स में कर रही है उसके अगेंस्ट सेल करके वो कितना अमाउंट जो है अपने कंपनी में ला पा रही है। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब आता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये जनरली मेजर करते हैं कि कितनी एफिशिएंटली कंपनी जो है एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, और कितने बेहतर तरह से कंपनीज जो है उन एसेट्स को काम में लगा रही हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो पूछा गया है या टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो चलिए आज का हमारा वीडियो लिक्विडिटी रेशियो पे यही खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 10 का पार्ट 2 और 3 में हम और भी तरह तरह के डिफरेंट रेशियोज के बारे में समझेंगे, जिससे हम कोई भी कंपनीज के डेटा को, कंपनी के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझ सके।